सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ हाउ दे डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। तो गाइस आज हम लोग आप लोगों से कुछ फनी और कुछ बेसलेस एलिगेशंस के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर ही हंसी आ जाती है। बट कुछ कुछ लोगों ने उस बातों पे बिलीव किया, कुछ कुछ लोग मतलब हजारों में लोगों ने, लाखों में लोगों ने बिलीव किए, करोड़ों तक बात गई थी ये। तो उन लाखों ने इस बात पर बिलीव करके मुझे इतना हेट दिया, मुझे इतनी गालियाँ देना गाइस कि वो गालियाँ मुझे अभी भी सब याद है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में भी क्लियर कर दूँ जो गलतफहमी आप लोगों को थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिगेशंस बताता हूँ जो कि बहुत ही फ़नी है और बेसलेस है। वाइफ एक्सचेंज करने की बात करता है सुफियान, ओपन मैरिज करने की बात करता है और बोले मेड के सामने गंदी वीडियोस देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा ये मेड के सामने जो गंदी वीडियोस देखने वाली बात है उसके ऊपर। तो ये बात है नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के बारे में। तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो मैं देखता था, सॉरी मैं अकेला नहीं देखता था, मैं साथ में देखता था, अकेला नहीं। तो ये उन सीरीज़ की बात हो रही है। तो गाइस आप लोग देखो कि किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके बताया गया है। मैं आप लोगों को सीरीज़ बताता हूँ कौन सी है। यूफोरिया हो गई, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई, यू हो गई, ऐसी बहुत सारी और भी सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग पे रहती है, टॉप पे रहती है, जो बहुत फेमस है, जिसको इंडिया भी बोल रहा है भाई देखो ये सीरीज़ अच्छी है, इसकी स्टोरी अच्छी है। तो वो सब सीरीज़ में देखता था। मतलब मैं इतना गिरा हुआ, इतना कैरेक्टरलेस आदमी हूँ कि आउट ऑफ नो वेयर अचानक से मैं ये सब चीज़ें करने लगूंगा जो इतने साल में कभी पहले नहीं किया मैंने। ये पहली मेड तो नहीं है हमारे घर में, इसके पहले भी मेड्स थी, तो उन लोगों के सामने कभी नहीं हुआ। ये अचानक से यही मेड के सामने क्यों हुआ? सोचने वाली बात है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं इतना कैरेक्टरलेस आदमी हूँ कि मैं एक बच्ची के सामने, एक लड़की के सामने मैं ये सब देखूंगा। सोचने वाली बात है ना कि कौन करता है। जब आपको पता है कि आपके घर में एक मेड है, एक लड़की है, तो आप वो चीज़ों का ध्यान रखते हो कि भाई आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वगैरह जिसको पॉर्न का नाम दिया गया है, अगर मुझे पॉर्न देखना रहता तो मैं बाथरूम में देखता कि मैं घर में टीवी पर लगा के लेट के देखता, लैपटॉप पे देखता। ओ क्या मस्त सीन है इसमें, बराबर क्लियर दिख रहा है। मतलब हद हो गई एलिगेशन लगाने के लिए, किसी भी लड़की का नाम साथ में छोड़ के एलिगेशन लगा देने का। अरे वो आपके घर की मेड है, वो एक लड़की है, वो एक छोटी बच्ची है। उसकी इज्जत उछालने के पहले एक बार तो सोचा होता कि आगे जाके उसकी शादी होगी, आगे जाके उसकी फैमिली होगी, वो बड़ी होगी तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सीख के यहाँ से जाएगी। नहीं, बस खाली अपने फ़ायदे के लिए सामने कोई भी हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो। किसी के साथ भी किसी को भी जोड़ दो, किसी का भी नाम किसी के भी साथ ले लो। बस खाली फेक फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमना है कि औरत के साथ में गलत हुआ, औरत के साथ में ये हुआ। तो इसको फेमिनिस्ट नहीं बोलते। फेमिनिस्ट लोग बहुत अच्छे होते जो एक्चुअल में औरतों के हक के लड़ना जानते। इन लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्टिक सेल्फिश। नार्सिसिस्टिक लोग यही करते, अपने फायदे के लिए, विक्टिम बने रहने के लिए, अटेंशन में बने रहने के लिए सामने वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, ताकि मार्केट में एक विक्टिम नजरिया लेके चले, सब सिंपैथी देते रहे, सब अटेंशन इनको देते ही रहे। मतलब इनकी थिंकिंग देखो आप लोग, इनकी सोच देखो, ये कैसा इल्जाम लगा सकते हैं। मैं बोला था ना आप लोगों को, जो जैसा सोचता है ना वो वैसा ही सामने वालों पे इल्जाम लगाता है। अभी आप कौन आर्टिस्ट की स्टोरी देख लो, स्टोरीज पे कितनी सारे लव सीन्स रहते हैं, यूफोरिया के, गेम ऑफ थ्रोन्स के, जॉन स्नो वगैरह वगैरह। तो मतलब ये सब सीन्स जब आप अपलोड कर रहे हो स्टोरीज पे, इसका मतलब आप भी वो सीरीज देख रहे हो। वो सीरीज में अगर सेक्स सीन्स है तो वो भी आप देख रहे हो, लेकिन आप इल्जाम लगाने के लिए क्या बोलते हो, मैं सीरीज देखती हूँ, मैं तो खाली लव सीन देखती हूँ, सेक्स सीन्स ये देखता है। मतलब ये कैसा? अच्छा है तो मैं देख रही हूँ, बुरा है तो ये देख रहा है। अरे वो सब देख रहे हैं बस, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए कैसा फंसाना है, मैनिपुलेट करना है लोगों को, इस तरीके से घुमा के बताओ कि लोग इजीली बिलीव कर ले। ठीक है, फेमिनिज्म की बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ फेमिनिज्म के लिए कि एक औरत ने कैसा एक औरत को रास्ते पे छोड़ दी। एक रूही खाला के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कुछ टाइम पहले स्नैपचैट पर, जो कि सगी खाला है, खून। ठीक है, वो बेचारे थोड़े मेंटली अनस्टेबल थे। तो जब वो रूही खाला की मम्मी की डेथ हुई, मतलब नानी जी की डेथ हुई, तो नानी जी की डेथ के बाद फ़ौरन से घर के हिस्से हो गए। जो नानी जी वहाँ रहते तो उनके हिस्से में कुछ पैसे आए थे, तो भाई तो थोड़े नेक दिल लोगों ने उनको अपने पास रख लिए, बोले कि हम इनको रखेंगे, हम इनका पैसा लेंगे, इनका पैसा हमको दे दो, हम इनको संभालेंगे। फिर उसके बाद उनकी शादी करा दी गई मेंटल औरत की एक तलाशशुदा आदमी से। तो जब झूठ बोल करा कि भाई ये नॉर्मल इंसान है, इनके साथ कुछ नहीं है, इनका मेंटली कुछ नहीं है। तो जब उनकी शादी हुई वहाँ पर, तो जब वो तलाशशुदा आदमी को पता चला कि भाई ये मेंटली, तो उन्होंने इनको बोला कि भाई आप इनको ले जाओ, क्योंकि आपने बताया नहीं था एंड मेंटल। तो इन्होंने बोले कि भाई उनको छोड़ दो, हमको नहीं फर्क पड़ता किधर है क्या है। ठीक है, तब वो बेचारे कुछ टाइम बस स्टॉप पे रोए। ठीक है, ये सब कुछ पता था मेरे को। कैसे पता है? क्योंकि ये इन लोगों ने मुझे बताए थे। तो वो बेचारे 2-3 दिन 4 दिन बस स्टॉप पे सोए। फिर वहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनजीओ वाले हैं, जो इन्फ्लुएंसर, जो एनजीओ चलाते, उन लोगों ने रूही खाला को सहारा दिया और उनकी वहाँ पर शादी कराई। मैं वीडियो दिखाता हूँ जो एनजीओ के चैनल पे अपलोड दिया 3 साल पहले की, पहले वीडियो देख लो आप लोग।
ये हमारी रूही है जिसकी हम लोग ने शादी करा के दिए थे, निकाह करा के दिए। रूही तेरी शक्ल बता। ये देखो, इसको पहचानते रहेंगे, ये हमारे ओल्ड एज हाउस में आई थी, तो इसके निकाह का भी हम लोग ने वीडियो डाले थे और इसकी भी निकाह माशाल्लाह हम लोग धाम-धूम से कराए थे, हॉल बुक कराए थे, है ना। रूही पूरा क्रॉस कर लिए। रूही तू खुश है ना? हाँ, ये ओल्ड एज हाउस में हमारे थी, इसको भी घर वाले लोग ने छोड़ दिए थे, लेकिन हम लोग ने अच्छा घर देख के, अच्छा रिश्ता देख के इसकी शादी कराए, है ना। रूही एकदम खुश है ना? बहुत खुश हूँ। कोई तकलीफ नहीं है ना तुझे? देखो, ऐसे लोग भी है और ऐसे लोग का हम लोग निकाह विकाह भी करा के देते हैं। हाँ? तो गाइस देखो, जो खून खुद के ही खून को रास्ते पे छोड़ दे, जो कि स्पेशली मेंटली है, उनको तो स्पेशल केयर चाहिए, वो भी एक औरत, सगा खून, इतने सारे रिश्ते, पहले खून, फिर मेंटली, फिर औरत, और फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट। तो देखो आप लोग किस तरीके से उनको रास्ते पे छोड़ दिया गया। तो गाइस आप लोग खुद सोचो कि जो सगे खून का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या हो सकता है। आप लोग खुद सोचने वाली बात है ना ये। फिर उनके बाद में जब रूही खाला की शादी हो गई, रूही खाला चले गए, तो एक जो मेहंदी आर्टिस्ट रूही खाला के घर वालों ने मेहंदी आर्टिस्ट को बोला था कि उनको बोलो कि रूही खाला उनको याद कर रहे, रूही खाला को उनसे बात करना। तो मेहंदी आर्टिस्ट ने यहाँ पर बताई कि भाई उनको उनसे बात करना, वो मीरा रोड में रहते, तब यहाँ पर से बोला गया था उनको कि भाई हमें बात नहीं करनी है, साफ इनकार कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जब ये सब सीन हुआ तब मैंने रूही खाला को कांटेक्ट किया। एक्चुअली जब मैंने रूही खाला के बारे में बोला था ना स्नैपचैट पर, तब मुझे रूही खाला के घर से खुद ही कांटेक्ट आया था, बोले रूही खाला को आपसे बात करनी। तो जब मैंने उनसे बात किया तब मुझे वहाँ पे पता चला कि रूही खाला शादी की जो वीडियोज़ है, जो व्लॉग्स है, वो देख देख कर रोते थे और बोलते थे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी भतीजी है, ये सूफियान है, मैं इनको जानती हूँ। तब उनके घर वालों को लगता था कि अरे यार ये थोड़े मेंटल स्टेबल है, क्या पता झूठ बोल रहे रहेंगे। सोचो आप लोग गाइस कि उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा रहा था कि भाई सच में इनके रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो निगलेक्ट कर दिया, बोले हमारे साथ नहीं है, ये औरत को रास्ते पे छोड़ दिए। उसके बाद में जब उन लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया, तब लोगों ने देखे कि भाई इनकी शक्ल और उनकी शक्ल बोले सेम मिलती, मतलब हो सकता है। तो उन लोगों मेहंदी आर्टिस्ट के जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन लोगों ने देखे थे कि म्यूचुअल कौन है, तब वहाँ से रिएक्शन आ गया। तो मेरी उनसे बात हुई, तब उन लोगों ने मुझे बताया कि रूही खाला इतना रोते थे उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हमें नहीं मिलना है। और तो और गाइस, रूही खाला के जो 10 लाख रुपए थे, वो भी इन लोगों ने रूही खाला को ऐसा बोले कि तेरी शादी में वो खर्चा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग कैसे एक औरत के लिए लड़ सकते हो, जो औरत इतनी सारी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। औरत तो छोड़ो, आदमियों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, सिर्फ अपने सेल्फिश रीज़न के लिए, सिर्फ अपने लालची सपनों के लिए, सिर्फ अपनी लालची ख्वाहिशों के लिए। कैसे भरोसा कर सकते हो आप लोग? और फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमते हो, औरत के साथ में गलत हुआ, औरत के साथ में ये हुआ, अबला नारी, सिंगल मदर, चीट, धोखा मिला हुआ औरत, डिवोर्सी, ये वो पता नहीं क्या क्या कार्ड चल रहे। कैसे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस हम लोग अभी नेक्स्ट एलिगेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है वाइफ एक्सचेंज। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतने डिल्यूजनल लोग हैं, इनकी सोच देखो, इनका गू दिमाग देखो। मैं जैसे बोल रहा था ना कि जो ये सोचते हैं वैसा ही सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वैसा ही सेम ये भी है। ये सीरीज़ देख देख कर इन लोगों के दिमाग में इतनी सारी प्लानिंग होती है, इतनी सारी प्लॉटिंग होती है कि ये लोग समझते हैं कि सीरीज़ ही दुनिया है, वो जो हो रहा है हम भी वही करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग बैठ के एक साथ सारी सीरीज़ें देखते हैं, वहाँ से आइडिया रहता है कि इस पर ये इल्ज़ाम लगाए, इस पर वाइफ एक्सचेंज डाले, इस पर ओपन मैरिज डाले, क्योंकि ये सब सीरीज़ में बहुत कॉमन है। ये सब सीरीज़ में जो बातें होती है वो सब ओपनली होती है, बहुत कॉमनली बात होती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना सीरीज़ से लोग इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करते क्यों है। मैं क्या बहुत रिच आदमी हूँ? मैं क्या बहुत पैसे वाला हूँ? मेरा क्या देसी ब्लिंग में सीजन 2 में मेरा एपिसोड आने वाला है कि मैं ये सब बातें करूँगा? मतलब हद हो गई है। एलिगेशन लगाते भी है तो ऐसा एलिगेशन लगाओ कि जो बिलीवेबल हो, इंसान में वो करने की क्षमता हो, जो रियलिस्टिक हो। मतलब मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये लोग मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाए थे कि बोले घर में हमारे मेड काम करने नहीं आती क्योंकि घर में से 4-5 लड़कियों की आवाज़ आती है। मतलब मैं इतना बड़ा प्ले बॉय हूँ, इतना ठरकी आदमी हूँ दुनिया का, मेरे घर में 4-5 लड़कियाँ भी है, उसके बावजूद भी मुझे पॉर्न देखना पड़ रहा है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई मेरे ऊपर कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है? साला यूट्यूब का जॉनी सीन्स बना दिया मेरे को तो यार। हाँ, तो मैं ये सब एलिगेशंस के बारे में इसके लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये सब एलिगेशंस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ आई यार। मतलब इतना हेट दिया गया है मुझे ये सब बारे में कि तू इतना हरामी है, तू वाइफ एक्सचेंज की बात करता है, अपनी औरत को दूसरे आदमी के पास जाने की बात करता है, घर में तू ये देखता है, घर में वो देखता है। उसके बाद एक और एक एलिगेशन था ओपन मैरिज का। ठीक है, बोले इसको ओपन मैरिज चाहिए। गाइस आप लोगों ने चैट देखे मे का, तो वहाँ पर कौन मुझे बोल रहा था कि आई थिंक यू शुड हैव अ फीलिंग विद अदर वुमेन, यू शुड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और मैंने मना कर दिया। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि ओपन मैरिज होती क्या है। यहाँ से मुझे पता चला कि भाई ओपन मैरिज इसको बोलते हैं।
तो समझने वाली बात है ना कि एक्सप्लोर न्यू थिंग्स का क्या मतलब होता है। आप लोग खुद सोचो, बस खाली एलिगेशन लगाना तो लगा दो। एक और एक एलिगेशन था कि बोले फर्स्ट वीडियो में जो कंट्रोवर्सी की फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पर ऐसा बताया गया था कि बोले सुफियान ने जब मुझे सर पे मारा, सर पे इंजरी हो गई, वो इंजरी के लिए मुझे MRI निकालना पड़ा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि MRI क्यों निकालना था और कब निकालना था। ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट है 27 अगस्त के पहले का, डोमेस्टिक वायलेंस के पहले का। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस के पहले भी MRI निकालना था हेड एक के लिए, देखो ना ये सीज़न चलता है, पहले कमर दर्द का सीज़न चला, फिर MRI का सीज़न चला, उसके पहले भी बहुत सारे सीजन्स आके गए, कभी कहाँ का दर्द, कभी कहाँ का दर्द, कभी घुटने का, कभी पैर का, कभी दिमाग का, कभी आंखों का। तो समझ लो गाइस हर जगह के सीज़न चले कुछ टाइम। तो ये टाइम पे चल रहा था हेडेक का सीज़न, बराबर। तो ये सीज़न हेडेक के सीज़न के 4th एपिसोड में MRI करवाना नहीं था, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड के लिए सेव करके रखना था कि जब लास्ट एपिसोड में सीज़न खत्म होने वाला रहेगा तब MRI की रिपोर्ट पेश करेंगे, अपलोड करेंगे ढलांग। ठीक है, वैसे भी MRI की रिपोर्ट आप लोगों को देखने मिली नहीं। MRI की रिपोर्ट में आप लोग पूछो, आप लोग देखोगे, बताओ भाई MRI की रिपोर्ट में इंजरी कहाँ पर है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो इंजरी रहेगी तो रिपोर्ट में दिक्कत आएगा। बट नहीं, आप लोगों को रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई, खाली बोल दिया गया मुझे कि MRI की रिपोर्ट निकालना पड़ा। आप लोगों ने मान लिया कि हाँ सच में किया रहेगा इसने। तो बस यही है ना, आप लोग ठोस सबूत नहीं मांगते, आप लोग खाली बातों में आ जाते हो। क्यों बातों में आ जाते हो? क्योंकि एक सिंगल मदर, सिंगल लेडी, अबला नारी, मतलब कितना विक्टिमाइजेशन। तो इसको नार्सिसिस्टिक ही बोलते हैं, इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं, इसको एक फेमिनिस्ट नहीं बोलते। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एलिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक और एक एलिगेशन था कि बोले ये घर में मुझे डिप्रेशन की गोलियां खिला के बाहर जाके लड़कियों से बात करता था। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अबला नारी गंदी गाली दे सकती है, धमकी दे सकती है, गुंडे बुला सकती है, लड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो क्या ये इतनी सीधी होगी कि मैं जो गोली खिलाऊंगा गोली खा लेगी बिना पढ़े, बिना इन्फॉर्मेशन के, और खा के सो जाएगी और मैं बाहर जाकर लड़कियों से बात करूंगा। चलो एक तरीके से आप मान भी लो कि मैं हरामी हूं, लेकिन क्या ये इतनी सीधी है जो गोली खा लेगी मेरे बोलने पे? सोचने वाली बात है ना कि जो इंसान इतनी सारी बातें कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, ये बोले मैंने जिंदगी में ये की, जिंदगी देखी, दुनिया देखी, वो देखी, ये करी वो करी, तो क्या किसी के भी बोलने पे गोली खा लेगा इंसान? अबे ये लोग किसी इंसान के देने से चॉकलेट तक नहीं खाए, तो गोली तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं अभी क्या बोलूँ आप लोगों को? मैं ना ये सब फालतू बातों को है ना, मतलब तवज्जो नहीं देना चाहता। बट कुछ लोग हैं जो इस बातों पे बिलीव कर रहे थे, तो इस बातों पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत हेट आया। तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये बारे में क्लियर कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। गाइस कैसा ना कि बहुत सारे लोग मुझे स्नैपचैट पे ये कमेंट कर सुफियान मैं 4 एपिसोड बनाओ, 5 एपिसोड और बनाओ। तो भाई मैं बोला इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर, जितना बना सकता हूँ मैं उतना बनाऊंगा, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता हूँ मैं उतनी दूंगा फिलहाल। बाकी मेरे पास और भी अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रूफ्स है, एकदम ठोस सबूत के साथ मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, बिना मतलब हवा में बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। वेट कीजिए नए एलिगेशंस जो लगे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, जो आएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।